एक बार फिर हम उस लीगल एक्सपर्ट के साथ हैं जो एक लॉयर तो है ही, लेकिन उसके साथ एक पोएट, एक ऑथर और सोशल वर्कर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंद्रपाल बी सिंह एंड कंपनी के फाउंडर इंद्रपाल सिंह जी का। वेलकम सर, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, इससे पहले कि हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, मेरी एक पर्सनल क्वेरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है तो रीडेवलपमेंट में जाना स्वाभाविक है। सोसाइटी की एक हमें मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में हमें एक रेजोल्यूशन पास करना होता है कि हमारी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, अब ये बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ही ख़राब हालत है, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस मांगेगी और इतना ज़्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस इतनी पुरानी बिल्डिंग पे करना ठीक नहीं है, तो हमें रीडेवलपमेंट में जाने की आवश्यकता है। रीडेवलपमेंट में जाने के फ़ायदे ये हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगा। अगर आप 1 रूम किचन यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको 2 रूम किचन मिलेगा। अगर आप 2 रूम किचन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 रूम किचन मिलेगा। आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अब रीडेवलपमेंट में जाना है तो एजीएम बुलाना आवश्यक है। आप एजीएम बुलाइए, उसमें रेजोल्यूशन पास कीजिए कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, उस पर वोटिंग कराइए। अगर 75% से ज़्यादा लोग एग्री हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो गया और वो ठहराव पास होने के बाद आपको एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना है और आपको एक पीएमसी अपॉइंट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अच्छा, आपको अपॉइंट करना है। अब इसकी ड्यूटी ये है कि वो टेंडर निकालेगा और वो ये देखेगा कि कौन से बिल्डर अच्छे हैं और सोसाइटी के हित में किन बिल्डर्स को रिकमेंड करना चाहिए। अच्छे बिल्डरों के टेंडर एक्सेप्ट होंगे। कई बार आपको कुछ ऐसे भी टेंडर्स आते हैं जो बिल्डर्स का कुछ प्रोफाइल नहीं होता है, तो आपको पीएमसी को वो बहुत ज़्यादा हिदायत देनी पड़ेगी कि आप टेंडर एक्सेप्ट करते वक्त या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त बिल्डर के स्टेटस का भी ध्यान दें। तो पीएमसी अपॉइंट हो गया, टेंडर निकल गया, उसके बाद सारा काम पीएमसी खुद करता है और पीएमसी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन पहले आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है कि आप एजीएम बुलाकर रेजोल्यूशन पास करके पीएमसी अपॉइंट करें, आर्किटेक्ट अपॉइंट करें और एक आप अच्छा सा लॉयर अपॉइंट करें। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अब जानते हैं कि हमारे कॉलर की क्या क्वेरी है। हेलो, हाँ जी, बोलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये मेंटेनेंस बिल जो है, बाकायदा जो बिल आपको मेंटेनेंस आता है वो बाइफरकेट होके आना चाहिए। अब मेंटेनेंस बिल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करती है बीएमसी। अभी प्रॉपर्टी टैक्स भरना किसको है? सोसाइटी को, हर मेंबर को भरना है। अब मैं छोटा फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी एफएसआई कम यूज़ हो रही है। कोई 2 रूम किचन वाला मुझसे बड़ा है, उसकी एफएसआई ज़्यादा यूज़ हो रही है। कोई 3 रूम किचन वाला है, उसका फ्लैट बड़ा है, वहाँ वो ज़्यादा एफएसआई यूज़ कर रहा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एफएसआई के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली लगाना चाहिए। जितना जो एफएसआई यूज़ कर रहा है उसको उतनी एफएसआई का प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहिए। इसके बाद आता है वाटर टैक्स। वाटर टैक्स में बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। वाटर टैक्स में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो जितना पानी यूज़ कर रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो आप नलों के आधार पे भी, जितने टैप हैं उसके आधार पे उनको वो वाटर टैक्स आप लगा सकते हैं कि उनका कंजम्पशन कितना है। 2 रूम किचन के पास 3 टैप उससे ज़्यादा होंगे, आप 3 टैप का हिसाब उससे ज़्यादा लीजिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। सेल्फ कंटेन बाथरूम भी होगा उनके पास। वाटर टैक्स जो है आपको कंजम्पशन, या तो आप हर एक के मीटर लगाइए, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी टैप यूज़ कर रहे हैं आप, नल कितने हैं आपके घर में, नलों के आधार पे आपका कंजम्पशन ऑफ वाटर डिपेंड करता है और उस हिसाब से वाटर चार्ज आपके मेंटेनेंस बिल में लगना चाहिए, जो कि नहीं लगता है।
इसीलिए मेरा एक विचार है, एडवाइस है कि सोसाइटीज़ ने मिलकर एक PIL फाइल करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये फाइल करना चाहिए कि मेंटेनेंस का कुछ स्टैंडर्ड बने। इसके बाद में आता है आपका NA टैक्स। अभी NA टैक्स पूरी बिल्डिंग का होता है, वहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि मैं छोटा फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ा फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ, ये बात का विवाद वहाँ नहीं होता है। NA टैक्स हर एक के हिस्से में इक्वल आएगा। 40 फ्लैट हैं, 40 फ्लैट के इक्वल NA टैक्स आएगा। NA टैक्स के बाद में आता है आपका कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो आपके कंपाउंड वॉल में लगी है, जो गेट पे लगी है, जो गार्डन्स में लगी है, जो स्टेयरकेस पे लगी है, तरह तरह की लाइटें जो कॉमन यूज़ कर रही है सोसाइटी, उसका जो बिल है, उधर भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं छोटा फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ा फ्लैट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी सोसाइटी उसको यूज़ कर रही है। तो पूरी सोसाइटी जब यूज़ करती है तो आपको उसका अपना हिस्सा भरना है। 40 फ्लैट के बीच में वो डिवाइड हो जाएगा अगर 40 फ्लैट हैं तो। इसके बाद में आता है लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस। लिफ्ट में भी आपको पूरा हिस्सा बराबरी का भरना पड़ेगा, यहाँ आप विवाद नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड। हर बिल्डिंग को जब से वो बिल्डिंग बनती है, सोसाइटी बनती है, हर साल कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा मेंबर से वो चार्ज करते हैं रिपेयर एंड फंड के नाम पे, और वो फंड वो साइड में डिपॉजिट करते जाते हैं। जैसे 10 साल हो गया तो आपका फंड बहुत बढ़ जाएगा, आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दोगे, फिर बढ़ेगा वो, 20 साल में और बढ़ेगा। बिल्डिंग जब रिपेयर मांगेगी और हर मेंबर से कहा जाएगा 1-1 लाख रुपया निकालो, वो बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर आप हर महीने देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, तो आपको दुखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बहुत लिमिटेड सोसाइटी ने चार्ज करना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, ये भी आपको चार्ज करना चाहिए हर महीने। लिफ्ट रनिंग में रहती है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, उस चीज़ को आवश्यकता है रिपेयर की, ये भी आपको इक्वली डिवाइड होगा। इसके बाद में आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड भी एक छोटा सा अमाउंट है, हर महीने सोसाइटी आपको चार्ज करती है, चाहे वो रिपेयर में यूज़ करे या कुछ भी कॉन्टीजेंसी, सोसाइटी में कुछ भी होता है, कुछ भी अप्रिय घटना घटती है, तो एक फ़ंड हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए जो कि हम यूज़ कर सके बिल्डिंग के लिए। सिंकिंग फंड भी आपको मेंटेनेंस बिल में ऐड करना है। फिर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, जो फ्लैट में आप नहीं रह रहे, आपने एक टेनेंट रखा हुआ है, तो आपको वो कॉमन एरिया का 10% ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, वो आपके मेंटेनेंस बिल में लग के आएगा। आपने मेंटेनेंस नहीं भरा, 2 महीने नहीं भरा, 3 महीने नहीं भरा, 6 महीने नहीं भरा, साल नहीं भरा, तो सोसाइटी आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट भी आपके मेंटेनेंस बिल में लग कर आता है। पूरी सोसाइटी का इंश्योरेंस होना जरूरी है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस होना जरूरी है। अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इंश्योरेंस भरना जरूरी है। ये इंश्योरेंस भी आपको डिवाइड इक्वली होगा, आपके एरिया के ऊपर डिवाइड नहीं होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद में सर्विस चार्जेस आपको हैं। सर्विस चार्जेस के बाद में आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कॉमन सर्विसेज जो होती हैं, कॉमन सर्विसेज चार्जेस, मैं थोड़े से में वो आपको फिर से रिपीट कर दूंगा कि जैसे आपने वॉचमैन रखा है, उसकी सैलरी, माली की सैलरी, लिफ्टमैन की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, और छोटे मोटे जो खर्चे, स्वीपर है उसकी सैलरी, गार्डन मेंटेनेंस, कंपाउंड मेंटेनेंस, ये सब छोटे छोटे जो चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं सोसाइटी के, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अभी सोसाइटीज़, बहुत सी सोसाइटी मिलकर एक फेडरेशन बनता है, वो फेडरेशन अटेंड करने के लिए ये चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह को जाना पड़ता है। तो जब वो जाते हैं तो ये एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है। कई बार आप उनको बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड करते हैं, कई बड़े होटल्स में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है। सारे पॉइंट हमने मैक्सिमम इसमें हमने कवर किए हैं। एक ऑडिट फीस होती है और एक लीगल फीस, जब डिस्प्यूट हो और जब कोई ओपिनियन लगता है तब, वो एक कॉमन सर्विस चार्जेस में आ गया। लेकिन ये जो मेन हेड मैंने गिना है, इसके आधार पे इनको मेंटेनेंस बिल बनाना चाहिए। ये एक सही मेंटेनेंस बिल होगा और इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना भरना है और आपको क्यों भरना है,
क्यों भरना ये पता होना आवश्यक है। इसीलिए मेंटेनेंस जो बिल है ये सब हेड कवर उसने करना चाहिए। आपने बड़े सरल और अच्छे तरीके से इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमें समझा दी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से। जी, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। अगर आप नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं और नई बिल्डिंग में खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिल्डर का स्टेटस जानना ज़रूरी है। बिल्डर का स्टेटस जानने के बाद में आपको बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्डर के डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन लेते वक्त आपको देखना है कि बिल्डिंग का प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं बीएमसी द्वारा, पहला। फिर आईओडी आपको चेक करना है, उसका सीसी चेक करना है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। और अगर बिल्डिंग प्रोग्रेस में है, बिल्डिंग काफ़ी बन चुकी है, तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देखना है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अलावा उसमें एक महत्वपूर्ण क्लॉज ये होता है, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। ओसी इस बिल्डिंग में है या नहीं, और ओसी कितने वक्त में बिल्डर ला के देगा, ओसी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ओसी के बगैर फ्लैट ऑक्यूपाइड करेंगे तो आप जो है अनऑथराइज या फिर ये कहा जाएगा कि आपने फ्लैट को बहुत ही गैर इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया है और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है बीएमसी की। तो इसलिए ओसी का क्लॉज देखना बहुत ज़रूरी है नए बिल्डर के रूप में। और नए बिल्डर का एग्रीमेंट चेक करना ज़रूरी है कि उसने जो लैंड ली है उसका टाइटल क्लियर है या नहीं। तो एक टाइटल सर्टिफिकेट बिल्डर का सॉलिसिटर देता है, वो भी आपको चेक करना ज़रूरी है। टाइटल सर्टिफिकेट से सेटिस्फाइड होने के बाद आप वो फ्लैट नई बिल्डिंग में खरीद सकते हैं। अगर बिल्डिंग पुरानी है थोड़ी और पुरानी बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो क्या क्या देखेंगे आप। पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते वक्त सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है शेयर सर्टिफिकेट, और सोसाइटी से पहले उसकी इंक्वायरी करना जरूरी है मेंबर की। शेयर सर्टिफिकेट आप देखिए कि शेयर सर्टिफिकेट पे कितने लोगों का ट्रांसफ़र है या जो रह रहा है उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है या नहीं। फिर उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। उसने अगर डायरेक्ट बिल्डर से लिया है तो ठीक है। अगर उसने रीसेल में फ्लैट लिया है तो चैन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा। 2 या 3 लोगों से बीच में परचेज है तो चैन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा। चैन ऑफ एग्रीमेंट पूरा आपको देखना पड़ेगा और उससे लेना पड़ेगा। उसका मेंटेनेंस बिल देखना पड़ेगा आपको कितना मेंटेनेंस उसके सिर पे बाकी है। आपको फ्लैट बेच के चला गया, मेंटेनेंस आप भर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये देखना है सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी उसकी एनओसी दे रही है या नहीं दे रही है। एनओसी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद में सर्च रिपोर्ट निकालना है आपको, और टाइटल सर्टिफिकेट एक एडवोकेट से लेना है कि ये फ्लैट क्लियर है, इन्होंने किसी बैंक से इस पर लोन नहीं लिया है। पता चला उसने बैंक से लोन लिया है, किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लिया है, आपको फ्लैट बेच के वो चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्च रिपोर्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सर्च रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने बैंक से लोन लिया है, फ्लैट किसी तीसरे पर्सन को बेचा है और आपको भी बेच रहा है, कहीं डबल सेल तो नहीं कर रहा है। सर्च रिपोर्ट बहुत सी चीज़ें क्लियर कर देगी। तो किसी अच्छे एडवोकेट के थ्रू आपको सर्च रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी, टाइटल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और पेपर नोटिस देना पड़ेगा कि ये फ्लैट पे किसी और का क्लेम नहीं है, इसको पूरा पूरा अधिकार है बेचने का, तब जाकर आपको फ्लैट खरीदना चाहिए। तो नई जगह पे नए बिल्डर का फ्लैट खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, आशा रखती हूँ आपको पता चल गया होगा। थैंक यू। देखते हैं अगले कॉलर की क्या क्वेरी है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पापा की डेथ के बाद फ्लैट में भाई रह रहा है। अच्छा। वो मुझे सोसाइटी में भी आने नहीं देता। मेरे पास कुछ डिटेल भी नहीं है कि मैं अपना हक कैसे मांग सकती हूँ। और आप कहाँ से बोल रही हैं? मुंबई से। जी। आपका भाई आपको सोसाइटी में नहीं आने देता है तो आप उस पर क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, क्योंकि आप भी उस फ्लैट की उतनी ही अधिकार है जितना कि आपके भाई को। एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट आपका राइट 50% का है। आपको सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा और भाई से पोजीशन क्लेम करना पड़ेगा, डैमेजेस क्लेम करना पड़ेगा। दैट्स ऑल।
अगले कॉलर से जुड़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम टू द लीगल एंगल, आपके लीगल प्रॉब्लम का लीगल सॉल्यूशन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि विल रजिस्टर करना कंपलसरी है क्या? और जी। फादर के मरने के बाद माँ और हम ब्रदर सिस्टर हैं, अगर मदर के नाम पे विल हो तो क्या वो मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकती हैं? विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बहुत से मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि विल एक फैमिली डॉक्यूमेंट है, इसलिए विल रजिस्टर करना कुछ आवश्यक नहीं है। विल आप स्टैम्प पेपर पे बनाइए और विल बनने के बाद में 2 विटनेसेस, 2 गवाह जो लगने हैं आपको, और डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि विल करते वक्त आप फिट हैं और आपका दिमाग जो है एकदम परफेक्ट है। एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, तो आपकी एक विल कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आप विल को रजिस्टर करते हैं तो कोई गलत नहीं है। विल रजिस्टर करेंगे तो भी उतनी इन्फोर्सेबल इन लॉ है, नहीं करेंगे तो भी वो लॉ में इन्फोर्सेबल है। विल के आधार पे मदर जो है आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकती या प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मदर के पास अगर विल है तो मदर को वो विल प्रोबेट कराना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाकर प्रोबेट कराना पड़ेगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपके अलावा और भी लीगल हेयर्स होंगे। अगर आपके भाई बहन हैं तो मदर किसको देगी? तो मदर किसी एक को देना चाहती है अगर, तो मदर को सबसे पहले आप लीगल हेयर बनाओ। और आप लीगल हेयर कहाँ बनाओगे? हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट में विल को प्रोबेट कीजिए और वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट लीजिए। उसके बाद में आपकी मदर को अधिकार है वो फ्लैट किसके नाम पे ट्रांसफ़र करना है उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती है। सिंपल विल जो है उसमें वो फ्लैट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वो विल में जो लिखा है कि फ्लैट उसको दिया वहाँ तक वो ठीक है, फिर उस विल को उसको हाई कोर्ट लेके जाना ही पड़ेगा। तो आपको ये पता चल गया कि विल रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है और ये एक महत्वपूर्ण बात है। आइए देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, हम 2 सिस्टर हैं। अच्छा। तो प्रॉपर्टी के डिवीजन हम अगर, और भाई नहीं है हमारे, तो प्रॉपर्टी का डिवीजन हम लोगों में किस बेस पे होगा? क्योंकि फादर की डेथ हो गई है और माँ बहुत बीमार है, मैं माँ के साथ अकेली रहती हूँ, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा, फादर की आपकी डेथ हो चुकी है जी मदर की हालत काफ़ी गंभीर है। जी फादर के बाद मदर, आप और आपकी मैरिड सिस्टर, ये 3 लीगल हकदार हैं एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो आपकी मदर अगर चाहे भी तो वो आपके नाम पे ये फ्लैट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उसको आपकी मैरिड सिस्टर का एनओसी लेना पड़ेगा, उससे डिक्लेरेशन कराना पड़ेगा कि उसका कोई इंटरेस्ट क्लेम इस फ्लैट में नहीं है या अपना राइट वो रिलीज़ कर रही है आपके फेवर में। अदरवाइज़ मदर अगर विल करती है तो विल को आपकी सिस्टर चैलेंज करेगी। विल को अगर आपकी सिस्टर चैलेंज करेगी तो वो सूट में कन्वर्ट होगा, फिर वो लंबा प्रोसीजर चलेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मदर ये जो विल है आपकी, ये आप सोसाइटी में दे सकती हैं और उससे आपका ये फ्लैट दोनों के नाम पे 50-50% ट्रांसफ़र हो सकता है। आशा रखती हूँ कि आपको समाधानकारक जवाब मिल गया होगा। देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी। हमारे बिल्डिंग में सीलिंग की लीकेज है। सोसाइटी को रिपोर्ट करके थक गया हूँ। इसका समाधान क्या है? वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। क्या मुझे खुद ही रिपेयर करवाना होगा? और अगर ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? सोसाइटी का मीनिंग होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक दूसरे का सहकार करना, और सोसाइटी जो है इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर के वेलफेयर के लिए है। तो उनका काम है आपकी शिकायत को सुने, वो नहीं सुन रहे हैं वो गलत है। एक अभी जब सीलिंग आपकी लीकेज है, डेफिनेटली आपको ऊपर वाले फ्लैट के मेंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कानूनन
उसने आपको कॉपरेट करना चाहिए, सोसाइटी ने इंटरवेन करना चाहिए और आपकी सीलिंग रिपेयर होनी चाहिए और उसमें जो भी खर्चा है आधा आपका और आधा उसको वहन करना चाहिए जो आपके ऊपर का फ्लैट का मालिक है या मेंबर है। ये आपके सवाल का जवाब है। सर लेकिन इन केस जैसे कि हमारे कॉलर ने बताया कि उन्होंने काफ़ी बार अप्रोच किया होगा या सोसाइटी या तो उनके जो ऊपर रहते हैं वो इंटरफियर या हेल्प नहीं कर रहे हैं उनको, तो इस केस में इनको लीगली क्या कर सकते हैं ये? हाँ, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट करनी चाहिए, फिर उसके ऊपर अपीलेट कोर्ट है रजिस्ट्रार, वहाँ भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो कोऑपरेटिव कोर्ट है और पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी रेमेडी है। आशा रखती हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े थे इस शो के द्वारा और जो कॉलर्स हमें कॉल नहीं कर पाए लेकिन सर की गाइडेंस को सुन पाए, उनको भी काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। आप और हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाब लेकर हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। अगर आपके कोई सजेशंस है, फीडबैक है या कोई लीगल प्रॉब्लम्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें लिख भी सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। तो टिल वी मीट नेक्स्ट, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी लीगली फिट।